Hello everyone. I am going to discuss JEE main paper which held on 6th of September in the morning shift. देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है 2021 एस्पिरेंट्स को लेकर के, क्योंकि उन्हें आइडिया लगेगा कि भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस कितने लेंदी आए थे, कितने क्वेश्चंस लेंदी थे, है ना, कितना टाइम हमें लग सकता है, कोनिक सेक्शन के किस तरीके के क्वेश्चंस थे या कैलकुलस के कितने डेप्थ में क्वेश्चंस थे। तो उन्हीं सारी बातों को अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रखी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है कि ये आपके पास एक एलिप्स है और इस एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। अब इस ये पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब टेंजेंट एक जनरल टेंजेंट है। इस पे मैंने फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका लोकस आपको एक तरीके से फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लोकस किस पॉइंट से पास करेगा। तो अपन इक्वेशन निकाल लेंगे तो फिर वो पॉइंट भी आ जाएगा। तो इसमें मैंने ये लिख रखा है कि इसेंट्रिसिटी इस एलिप्स की निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी √1 - b² अपॉन a²। तो अगर आप फोकस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ae, 0 मतलब कि √2, 0 आ गया। तो अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो ये कितनी हो जाएगी, y = mx प्लस √a² m²। ये देखिए a² m² प्लस b², ठीक है, ये आ गई। और ये टेंजेंट h, k पॉइंट से पास हो रही है, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं k - mh = √4m² प्लस 2, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसकी इक्वेशन अपन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। y - 0 = स्लोप, स्लोप इसका -1/m आएगा, क्योंकि इसका स्लोप m है तो इसका -1/m इंटू x - √2, ठीक है। ये भी जो लाइन है वो h, k से पास कर रही है, तो अपन यूं बोल सकते हैं कि k m को भी यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं = -h प्लस √2, ये देखिए, या फिर h प्लस km = √2, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया k - mh का होल स्क्वायर = 4m² प्लस 2, ठीक है, अंडर रूट खत्म हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, इसका भी स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया, स्क्वायर = ये √2 खत्म हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। अच्छा, रीजन क्या है, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना टारगेट है HK में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना। क्यों, क्योंकि हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, तो हमको m को एलिमिनेट करना है। अब एक तो स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि यहां पे स्क्वायरिंग ना करे और यहां पे सिंपली m की वैल्यू निकाल ले, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ h एंड k, और वो यहां पे पुट कर दे। तो जैसे आपको सही लगता है आप कर सकते हो। तो यहां पर अगर अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो देखिए कितना आएगा, k² प्लस m² h² माइनस 2hkm। ये इसमें अपन ने इसको ऐड किया तो प्लस h² प्लस k² m² प्लस 2hkm और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा 4m² प्लस 4 और 4 इंटू m² प्लस 1, ठीक है। और ये बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो गया। और यहां पर अगर मैं इसका एक पेयर बना लूं तो ये आएगा h² ब्रैकेट में 1 प्लस m², फिर ये k² ब्रैकेट में 1 प्लस m² इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस m²। तो देखिए ये 1 प्लस m² कैंसिल आउट हो गया, वी विल गेट h² प्लस k² इज इक्वल टू 4। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, ये लोकस आ गया। अब जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें अपन इसमें पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर 1, √3 एक ऑप्शन दिया हुआ है तो हाँ वो कर रहा है इसे सेटिस्फाई, -√3, 1, इस तरीके से जो भी ऑप्शन है उसे आप रख के यहां चेक कर लें, ठीक है। फिर ये अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एक फैमिली है, इसमें 3 मेंबर्स हैं, है ना, और दूसरी फैमिली में भी 3 मेंबर्स हैं और एक थर्ड फैमिली है, इसमें 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आपके पास कुल मिलाकर के ये 10 लोग हो गए। आप इन 10 लोगों को एक रो में बैठा दीजिए। और कैसे बैठाना है कि एक फैमिली के सारे मेंबर्स साथ में बैठे, है ना। जैसे एक फैमिली के 3 मेंबर्स हैं तो वो साथ में है, हाँ, उनकी ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, बंडलिंग कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, एक बंडल ये, एक बंडल ये, एक बंडल ये, इनको अपन फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो अपनी ये फैमिली फर्स्ट फैमिली है इसके 3 मेंबर्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 3 वेज। ये जो 3 मेंबर्स की फैमिली है इसे आपस में अरेंज करिए फैक्टोरियल 3 वेज।
और ये जो 4 मेंबर्स की फैमिली है इसको आपस में अरेंज करिए फैक्टोरियल 4 वेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर ये थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ये एक लिमिट आपको दे रखी है और इसका आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी कर सकते हैं क्योंकि सब जगह x-1 लिखा हुआ है, तो अपन x-1 को एक नया वेरिएबल सपोज y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x-1 को y लेट कर लेता हूं तो ऑब्वियसली y 0 को टेंड करेगा और ये लिमिट आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी 0 to y², है ना, और t cos t² dt डिवाइडेड बाई y sin y एंड लिमिट y टेंड्स टू 0। यहां पे y sin y आया लेकिन मैंने उसको y² लिख दिया है ना, क्यों? क्योंकि sin y को अपन y लिख सकते हैं व्हेन y टेंड्स टू 0। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपका 0/0 की लिमिट बन रही है क्योंकि लिमिट 0 से 0 जाएगी यहां पे भी। तो अपन ने LH अप्लाई किया, LH लॉपिटल रूल, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया। तो जैसे अपन ने इसमें डिफरेंशिएशन किया तो ये कितना हो गया y², अपर लिमिट लगाई, cos y टू दी पावर 4 और फिर लेबनीज रूल लगा रहे हैं, लेबनीज इसका डेरिवेटिव, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 2y। ठीक है, फिर लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आया 2y अपना कैंसिल आउट हो गया और y टेंड्स टू 0 है, y टेंड्स टू 0 तो अल्टीमेटली देखिए ये कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें परेशानी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि अपना तो आंसर आया 0, है ना, और 0 ही इसका आंसर है, लेकिन एनटीए ने जो आंसर की दी है ना, उसमें उन्होंने इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट दिया था। ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस हैं, है ना, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट दिया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक आप बोनस एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको गलत क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। ठीक है, अब जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ये एक बाइनोमियल थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आपको इस नंबर का पूछा जा रहा है, तो अपन कैसे कर सकते हैं इसको? देखो, आप सिर्फ इसको अगर ऑब्जर्व करें तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 100, है ना, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, 9 को अपन 8 + 1 टू दी पावर 100 लिख सकते हैं। ये देखिए 8 + 1 टू दी पावर 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, जो 8 + 1 की पावर 100 को अगर अपन बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करें तो इसको एक्सपेंशन का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 8 टू दी पावर 100 होगा, फिर सेकंड टर्म 8 टू दी पावर 99 और जो सेकंड लास्ट टर्म है वो 8 का मल्टीपल होगा, मतलब उसको अपन 8k लिख सकते हैं, और जो लास्ट टर्म है वो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। अब आप देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज 1/8, है ना, या यूं कहें कि भाई अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टू दी पावर 200 को तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 1/8। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं, तो वो 3 इक्वेशंस मैंने यहां पे लिखे हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं और इसमें कहा जा रहा है कि एक लैम्डा, ठीक है, और एक ये म्यू। तो आपसे लैम्डा और म्यू की वैल्यूज पूछी गई हैं फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर अपन क्रैमर्स रूल को रिकॉल करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आपका ये केस बनेगा d 0 होना चाहिए और साथ में d1 d2 d3 भी 0 होना चाहिए। ये तो आपकी बेसिक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो अपन ये कह देते हैं कि d0 तो 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा, इसको 0 किया और यहां से लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, और फिर d1 को अगर 0 करें तो d1 कितना आ जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 5 म्यू, सेकंड कॉलम एज इट इज रह गया, थर्ड कॉलम ये आ गया, ये भी 0 हो गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन है यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा आसानी से, और वो जो लैम्डा मिला वो यहां रख देंगे तो आपको म्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो आप इसको प्रॉपर्टी लगा दो, है ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो। तो अगर अपन कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें फॉर एग्जांपल, तो यहां पे ये 0 हो गया, यहां पे ये -1 हो गया और यहां ये -2 हो गया। ठीक है, फिर कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस कर देते हैं तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये 3 माइनस लैम्डा हो गया। अब इसे एक्सपैंड करें अगर, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, दिस इनटू दिस, और वी कैन से लैम्डा -3, ठीक है,
और -2 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज 5। सिंपल, लैम्डा 5 आ गया। अच्छा, अब लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपन यहां रख देते हैं, तो देखिए ये 5 यहां पे पुट किया और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो सपोज मैंने इसमें से इसको माइनस किया, सेकेंड कॉलम में से थर्ड को, तो देखिए 0 और ये -1 और ये -2। ठीक है, अब आप चाहें तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएं और या फिर यहां पे सीधे एक्सपैंड कर दें, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बस फर्स्ट रो के अलोंग करें या सेकंड कॉलम के अलोंग करें। तो देखिए कितना आ गया, 2 टाइम्स -5 + 6 मतलब कि 1 और +1 1 टाइम, ये कितना आ गया -10 प्लस म्यू, ये देखिए। ठीक है, या फिर हम यहां पे कह सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो आपका सिंपल, आपको एक तरीके से D2 और D3 निकालने ही नहीं पड़े, है ना। D इक्वल्स टू 0 पुट किया और D1 इक्वल्स टू 0, काम बन गया। अब कोई D1 इक्वल्स टू 0 की जगह D2 इक्वल्स टू 0 करके भी कैलकुलेट कर सकता था। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अगर, तो इसमें आपको जैसा कि दिख रहा है कि एक ये इनइक्वालिटी और एक ये इनइक्वालिटी और एरिया बाउंडेड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ग्राफ ड्रॉ करें, तो mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, ये तो ये हो गया, ये देखिए। लेस देन इक्वल टू 1 की बात करें तो इसके अंदर का एरिया। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सिमेट्रिक फंक्शन होगा अगर मैं यहां पे इक्वालिटी लगा देता हूं, क्योंकि x की जगह -x रखें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, y की जगह -y रखें तो भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी होगा और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी होगा। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ अगर बनाए तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, क्योंकि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब चूंकि सिमेट्री है तो सिमेट्री की वजह से ये ग्राफ नीचे भी आ गया ऐसे, और यही का यही ग्राफ आपका इस तरफ भी चला गया। अच्छा, अब यहां पे एक्चुअली ये इक्वल टू नहीं था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसके ऊपर का एरिया, और अब इसके ऊपर और इसके नीचे, तो आप कौन सा एरिया ले रहे हो, ये वाला। ठीक है, और फिर यही का यही एरिया अपन यहां पे ले लेंगे, तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है। अब कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये कर्व 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। ठीक है, अगर मैं इस वाली कर्व की इक्वेशन की बात करूं, x की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, तो 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो y की वैल्यू आपको -1 नजर आ रही है, देख सकते हो आप, फैक्टर्स कर रहे हैं अपन इसके, और दूसरी वैल्यू हाफ आ रही है। डेफिनेटली ये जो इंटरसेक्शन है यहां पे y -1 तो होगा नहीं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, और अगर आप y को हाफ रखेंगे तो x भी हाफ आ गया, मतलब ये पॉइंट हाफ कॉमा हाफ है। अब आप ये एरिया निकालना है तो इसको अलोंग x एक्सिस चल के भी निकाल सकते हैं, अलोंग y एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये जो एरिया अब आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये देखिए, क्योंकि ये भी हाफ है और ये भी हाफ बचा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया आ गया। अच्छा, अब आइए इसका एरिया निकालें, तो कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया अपन कैसे निकालते हैं, x dy। ठीक है, और ये लिमिट क्या रहेगी y की, 0 टू हाफ, और x की जगह आप कितना लिख सकते हैं, ये जो कर्व है यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2y स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 0 टू हाफ 2y स्क्वायर dy। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2/3 y क्यूब, 0 टू हाफ, और अगर अपन यहां पे लिमिट डाल दें तो ये अपने पास आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये एरिया आपके पास आ गया, ये एरिया आ गया 1/12। तो अगर टोटल एरिया देखें तो ये 1/8 है और ये 1/12, तो 1/8 प्लस 1/12, और इसका 4 टाइम्स करना ना भूलें क्योंकि 4 इक्वल एरियाज हैं। तो ये हो गया आपके पास 1/2 प्लस 1/3 और विच इज 5/6। तो ये आपका बाउंडेड एरिया कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फिर ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन में
आपसे क्या कहा जा रहा है कि अपने पास 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। अभी 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जैसे 1 से 11 भी हो सकते हैं, 2 से 12 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कहीं से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अपन ने 3 नंबर सेलेक्ट किए रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 नंबर्स एपी में होंगे, ठीक है। तो पहले तो टोटल केसेस तो आपके हो गए 11C3, ठीक है, ये टोटल केसेस हो गए। फेवरेबल की बात करते हैं। देखिए फेवरेबल में अगर अपन 1 कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 1 कॉमन डिफरेंस, तो मान लेते हैं कि अपन ने नंबर्स लिए A1, A2, A3 अप टू A11, 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो सिंगल 1 कॉमन डिफरेंस की बात करें तो A1, A2, A3 एक ये एपी हो गई है ना, या फिर A2, A3, A4 एक ये एपी हो गई, और आखिरी एपी आएगी A9, A10, A11। सिंपल, ये देखिए 9 केसेस यहां आ गए, ठीक है, 1 कॉमन डिफरेंस वाले एपी। अच्छा 2 कॉमन डिफरेंस की अगर एपी बनाए तो वो क्या बनेगी, A1, A3, A5, फिर A2, A4, A6 या फिर अगर लास्ट की बात करें तो वो आपकी क्या बनेगी, देखिए A8, ऐसे बना लेते हैं A7, ठीक है, A7, A9, A11, ठीक है। कितने केसेस हो गए आप देख सकते हैं, 7 और केसेस हो गए, ठीक है। यहां भी आप एक पैटर्न देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फिर अगर 3 कॉमन डिफरेंस की एपी की बात करें तो A1, A4, A7, और ऐसे करते करते जो लास्ट बनेगी वो ये बनेगी, ये देखिए 5 एपीज ऐसी बन गई जिनमें कॉमन डिफरेंस 3 होगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहां भी पैटर्न दिख रहा होगा। तो यहां पे 9, फिर 7, फिर 5, और फिर कौन सी एपी बनेगी, 9, 7, 5, ये 3 कॉमन डिफरेंस की एपी है। अब 4 कॉमन डिफरेंस की एपी बनाइए तो 3 एपीज बनेंगी, आप बना के देख सकते हैं, है ना, 9, 7, 5, 3 और उसके बाद 1। तो टोटल कितनी बन गई एपी, देखिए 16 और 21 और 4, 25। तो 25 आपके फेवरेबल केसेस हो गए, और 11C3 टोटल केसेस। 11C3 को अपन इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 8 हटा देते हैं, तो 11, 10, 9, ठीक है, ये आ गया। और फैक्टोरियल 3 को अपन लिख सकते हैं 2 into 3, तो 3, 3 9, 2, 5 यहां पे आ गया, और 5, 5, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया, 5/33। तो 5/33 आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। फिर ये 8th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये अपना स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। इसमें ये आपको 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और अब आपके पास x1, x2, x3, xn तक का डेटा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात अगर करूं तो ये होता कितना है, आप इसको यूं बोल सकते हैं, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहां से, या एक और भी फॉर्मूला इसका आप लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। ये देखो यहां से इस फॉर्मूले से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर अपन डेटा को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज कर दें, सभी डेटा को, या फिर डिक्रीज कर दें, तो xi अगर a यूनिट इंक्रीज होगा या a यूनिट डिक्रीज होगा तो मीन भी उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा, या यूं कहें स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको इस डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, या फिर इसकी जगह हम x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए अप टू xn माइनस ए डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इस वाले डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, xi माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार, तो x बार की जगह अपन लिख सकते हैं सिग्मा xi माइनस ए अपॉन n का होल स्क्वायर। भाई x बार का मतलब सिग्मा xi अपॉन n, ठीक है, तो ये लिख दिया। अच्छा, अब आप यहां पे देखें कि सिग्मा xi माइनस ए स्क्वायर आपको दे रखा है n इंटू ए, तो ये फाइनली आपका कितना बच गया, देखिए ये a आ गया अंडर रूट ए
माइनस, अगर सिग्मा एक्सआई माइनस ए देखें तो ये n है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया 1। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस डेटा सेट विल बी अंडर रूट a माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर ये अपना 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले तो वो देखिए कि ये एक पैराबोला है, इसकी एक टेंजेंट है L1, ठीक है, और एक ये दूसरा पैराबोला है, इसकी टेंजेंट है L2 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये दिस इज गिवन टू अस। तो L1 और L2 के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका आपको लोकस पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अपन लोगों ने इस तरीके से पढ़ी हुई है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं याद है तो आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं, है ना। कैसे? कि dy by dx लेके, या फिर अपन इसको यूं भी लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a by m, है ना, क्योंकि 1/t स्लोप हो गया। अच्छा, तो अगर अपन L1 की इक्वेशन लिखें तो L1 की इक्वेशन आप यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 1 प्लस 1/m, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 हो गई और शिफ्टिंग हो गई, x प्लस 1 है क्योंकि। और अगर अपन इसकी इक्वेशन लिखें L2 की, तो L2 की इक्वेशन आप यूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, सपोज आपने इसका स्लोप m1 ले लिया, है ना, m1, और इसका m2 लिख लेते हैं, तो m2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 बाई m2, क्योंकि a की वैल्यू यहां पे 2 है। ठीक है, और एक बात यहां से क्लियर है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्लोप देखें तो m1 है और इसका m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो आप इस इंफॉर्मेशन को यहां पे भी यूज कर सकते हैं कि m2 को रिप्लेस कर दें -1/m1 से। अब अपन इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन के लिए हमने y इक्वेट कर दिया, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, m1x प्लस m1 प्लस 1/m1, और यहां से y कितनी आई, m2x, मतलब कि -1/m1x भाई m2 इज -1/m1 प्लस 2m2, तो -2/m1, क्योंकि m2 इज -1/m1। ठीक है, फिर यहां पे 2/m2 लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि 2 और 1/m2 कैन बी रिप्लेस्ड बाई -m1, है ना। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो m1x और इसको अगर पेयर करें तो इट विल बिकम m1 प्लस 1/m1 इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस ये देखिए 2m1 इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो 3m1 प्लस 3/m1 इज इक्वल टू 0। यहां से बड़ी आसानी से 3 कॉमन आ रहा है, m1 प्लस 1/m1 जो कि 0 में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। मतलब ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं L1 L2, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका -3 आ गया, तो ये तो फिक्स हो गया, ये तो m1 m2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो L1 L2 का इंटरसेक्शन होगा उसका लोकस x इज इक्वल टू -3 लाइन होगी। ठीक है, फिर अपन 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसका निगेशन पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। सपोज मैंने एक वेन डायग्राम क्रिएट किया और ये P और ये Q। ठीक है, अब देखो यहां पे वही क्या लिखा है, P और, इसका मतलब ये हुआ कि P तो इंक्लूड हो ही गया, यूनियन है क्योंकि, है ना, ये देखिए। अच्छा, फिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, निगेशन P एंड Q, मतलब वो जो P में ना हो और Q में हो, तो P के बाहर और Q के अंदर, मतलब ये, है ना, इसका यूनियन हो गया। देखिए ये आपका आ गया ये टोटल स्टेटमेंट। तो अगर आप इसका निगेशन देखें तो निगेशन क्या है, इसके बाहर का स्टेटमेंट, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि P यूनियन Q का निगेशन। भाई ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक, तो ये अपना कंप्लीट होता है यहां पे। तो अपन यहां पर 11th क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपको ये एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। जैसा कि अपन ने फंक्शनल इक्वेशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि ऐसे इक्वेशन से सॉल्यूशन क्या आता है, अपन कह सकते हैं fx इज इक्वल टू k टू दी पावर x, है ना। ये फंक्शनल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहां पर आपके पास सिग्मा fx दे रखा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये इसका मतलब ये हो गया कि भाई x इज इक्वल टू 1 तो k हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे k स्क्वायर, k क्यूब, है ना, इनफाइनाइट तक, एंड दिस इज इक्वल टू 2। इनफाइनाइट जीपी का अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया यहां पे, तो देखिए आपके पास ये कितना आ गया,
k इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और जैसे ही k इक्वल्स टू 2/3 आया, अपन कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर x। अब पूछा क्या गया है, f4/f2, तो बड़ी आसानी से f4/f2 पे कमेंट किया जा सकता है। f4 हो गया 2/3 टू द पावर 4 और f2 हो गया 2/3 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये 2/3 स्क्वायर आ गया, या फिर कह सकते हैं 4/9। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, कुल मिला के अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को बोला गया है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये आपका डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है, तो √1 + x² इंटू √1 + y² प्लस xy dy/dx इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं xy dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ √1 + x² इंटू √1 + y²। ठीक है, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y dy अपॉन √1 + y² इज इक्वल टू माइनस √1 + x² अपॉन x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये तो काफी सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर अपन फॉर एग्जाम्पल √1 + y² को मैंने t लेट किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 √1 + y² इंटू 2y, ठीक है, इज इक्वल टू dt/dy, और दिस dy इज इक्वल टू dt। तो अल्टीमेटली ये पूरा dt आएगा, तो dt का मतलब t हो गया इंटीग्रेशन, तो t का मतलब √1 + y², ये हो गया। अब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की बात है, तो अपन इसको फुल फ्लैच इंटीग्रेट कर लेते हैं अलग से। ये इंटीग्रेशन तो ये आ गया, इसको करना रह गया, तो अब इसको कैसे करेंगे। इसमें हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 1 + x² को t² ले लिया है ना, या फिर अपन x को tan थीटा लेकर के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, cot थीटा लेकर के भी काम चला सकते हैं। तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 2t dt/dx, या फिर ये इंटीग्रेशन आपका इस टाइप से बनेगा, इंटीग्रेशन t, ये देखिए √1 + x² t dx विल बी रिप्लेस्ड बाई t dt अपॉन x, ये देखिए है ना, dx की वैल्यू आ गई t dt अपॉन x, और एक x पहले से था, इस x² को अपन लिख सकते हैं t² - 1, ये देखिए t² - 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये जो t² आपने न्यूमरेटर में लिख रखा है, इसको -1 + 1 लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये जब अपन इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे इसको, तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया -dt, t² - 1 अपॉन t² - 1, और दूसरा वाला इंटीग्रल हो गया dt अपॉन t² - 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कितना आ गया -t माइनस, यहां पर ये जो न्यूमरेटर में 1 है, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई t + 1 - t - 1 डिवाइडेड बाई t - 1 t + 1। वैसे आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं t² - 1 का, या आप ऐसे कर लो, लेकिन ऐसा करने से आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये फाइनली आ गया आपके पास -t -½ और इंटीग्रेशन, पहला वाला पार्ट आएगा 1/t - 1 -1/t + 1 dt, ये देखिए। ठीक है, और यहां पे ये लॉग का फॉर्मूला बन गया, तो -t -½ ln mod t - 1/t + 1। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड का हो गया, t की जगह फाइनली आप ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड t विल बी रिप्लेस्ड बाय √1 + x²। तो ये आपका ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। तो यहां पर अपन ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 13 नंबर, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यहां पे एक लाइट रे 2,2√3 से इंसिडेंट होती है, और x इज इक्वल टू 1 पे इंपैक्ट के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अल्टीमेटली आपको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन कही गई है निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे, ये एंगल इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है, कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसको आप यूं सोच सकते हैं कि सबसे पहली बात तो आप ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये 1 है डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। सपोज एक k है, तो आप कह सकते हो k मस्ट बी 1/√3, क्यों, क्योंकि 1030 1/√3 है, तो वहां से आप k निकाल सकते हो। और अगर k निकल के आ गया तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ये a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। तो ये कितनी आ गई डिस्टेंस 2√3,
जो कि इसका y कोऑर्डिनेट है, इसमें से 1/√3 को माइनस कर दिया, तो ये कुल मिलाकर के 5/√3 आ गया। तो जो A पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1,5/√3। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं एंगल की, तो एंगल कैसे निकालेंगे भाई, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 तो ये भी 30, तो ये एंगल कितना हो गया 150 डिग्री। तो अपन स्लोप कह सकते हैं लाइन का हो गया 10 150 डिग्रीज, या फिर 10 90 + 60, या -cot 60, या -1/√3। तो बस आपके पास इक्वेशन आ गई, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। ठीक है। अब आप पॉइंट्स जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं उसको आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कि भाई कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर क्वेश्चन, इसमें ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है और फिर ऑप्शन है आपके पास कि ABCD कौन सी सीरीज में होंगे, है ना, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही आप 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कह सकते हैं। देखो इसमें A² P² और फिर ये -2ABP और +B², ये कुल मिलाकर के AP - B का होल स्क्वायर हो गया। देखिए A² P² -2ABP, ठीक है, और +B²। सिमिलरली जो अगला आपका इक्वेशन, अगर आप 3 टर्म्स को काउंट करें तो देखिए BP और -C होल स्क्वायर, तो B² P² -2BCP और +C²। ठीक है। और सिमिलरली अगर थर्ड टर्म की बात करें तो ये हो गया CP - D का होल स्क्वायर। तो यहां से क्लियरली आप इस बात को देख सकते हैं कि 3 स्क्वायर्स का सम 0 आ रहा है। तो 3 स्क्वायर का सम 0 तो सिर्फ तब आ सकता है जब तीनों ही 0 हो। तो हम कह सकते हैं कि AP मस्ट बी इक्वल टू B, BP मस्ट बी इक्वल टू C एंड CP मस्ट बी इक्वल टू D। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं B/A इज इक्वल टू C/B इज इक्वल टू D/C, है ना। तीनों इक्वेशन से अपन ने P को इक्वेट कर दिया। तो आप देखिए ये B² इज इक्वल टू AC आ गया, तो ABC GP में हो गया, C² इज इक्वल टू BD आ गया, तो BCD भी GP में हो गया, तो अल्टीमेटली ABCD GP में हो गए। ठीक है। हाँ भाई, तो फिर आगे क्वेश्चन में आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। इसमें I1 I2 दो इंटीग्रल्स हैं और फिर I1 I2 में रिलेशन फाइंड करने के लिए ऑप्शंस में बोला गया है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं अपन। इसको सपोज अपन ने ऐसे लिखा 0 to 1 1 - x to the power 50 into 1 - x to the power 50 to the power 100। ठीक है। और इसको अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट इंटीग्रल आएगा 1 - x to the power 50 to the power 100 which is nothing but I1 only। तो इसको मैंने I1 लिख दिया, और -0 to 1 x to the power 50 into 1 - x to the power 50 to the power 100। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर अपन ने यहां पे बाई पार्ट्स लगाया, और बाई पार्ट्स कैसे लगाया कि इसमें से एक x अलग किया और x की पावर 49 लिखा। तो एक फंक्शन तो हमने इसको कंसिडर किया और एक इसको लिया और बाई पार्ट्स अप्लाई किया। तो देखिए ये कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू I1 माइनस, यहां पर अपन ने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया है और इसे सेकंड। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस तो यहां पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पीछे एक माइनस लगा हुआ है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, और ये 0 से 1। अच्छा, अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपको खुद भी समझ में आ गया हुआ है यहां से कि आप 1 - x to the power 50 को आप t लेट करें तो x की पावर 49 dx है ना, dt में निकल जाएगा और ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। और सिमिलरली आप इसको भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस एक छोटी सी यहाँ पे आप हिंट इसको यूज करें कि I2 को हमने I1 के टर्म्स में पहले इस तरीके से लिखा और फिर बाई पार्ट्स लगाया। इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो इसमें अपन इस क्वेश्चन पे बात करें 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको ये ft इज इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C है। ये आपकी एक कार की पोजीशन को इस तरीके से इक्वेशन में बता रहा है, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। तो इसमें टाइम इंटरवल T1 से T2 दे रखा है। ठीक है,
मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं, अगर अपन इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल ये वैसे तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और हम लोगों ने ये ग्राफ मान लेते हैं इस टाइप से कुछ बना दिया, ठीक है। तो सपोज ये T1 है और ये T2 टाइम है, ठीक है। तो यहां पे T1 टाइम पे ये y जो है ये एक्चुअली ft है, ठीक है, और ये टाइम एक्सिस है। तो T1 पे आपकी जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है, और T2 टाइम पे जो आपकी पोजीशन है वो ये है। तो अगर आप इसकी एवरेज स्पीड निकालें, क्वेश्चन में कहा गया है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं, एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम गैप। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आएगी, ft2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये देखिए ft2 माइनस ft1, कितने समय में आपने ये ट्रेवल किया डिस्टेंस, t2 माइनस t1 टाइम में आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, या जो भी अपन कहें, अगर अपन इंक्रीजिंग ले रहे हैं ग्राफ को, ठीक है, तो जो आपके डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ft2 माइनस ft1 आपका आएगा a इंटू t2 प्लस t1 एंड भाई ये a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर आया, तो a ब्रैकेट में t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली t2 प्लस t1 बचेगा। फिर b t2 माइनस t1, तो आप इसको सिंपली b बोल सकते हैं, और c कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में बीच में किस समय, है ना, किस समय जो स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। तो स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं, ds बाई dt, है ना, या आप इसका डेरिवेटिव बोल दें, तो इसका डेरिवेटिव कितना है 2at प्लस b। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्पीड निकालनी है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लें, वो आपकी स्पीड देगी। तो 2at प्लस b को हमने इससे इक्वेट कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं b कैंसिल आउट हो गया और t की वैल्यू आ गई, a भी कैंसिल आउट हो गई, t1 प्लस t2 बाई 2, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। हाँ भाई, तो अपन यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें आपको इसको प्लॉट करना है, इस इक्वेशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। मॉड z कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर z x प्लस आई वाई है, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z x होगा। डेफिनेटली x माइनस 1 से कम नहीं होगा, नहीं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कम हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली x माइनस 1 से तो बड़ा आएगा। फिर बस इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं अपन दोनों साइड, तो देखिए ये आपके पास ऐसा आ गया, और यहां से वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ये काफी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आपको इसके रूट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो ये कैलकुलेट करना है। इसमें आप एलसीएम देखें तो अल्फा टू द पावर 5/8 और बीटा टू द पावर 5/8 आ जाएगा, या फिर अल्फा बीटा टू द पावर 5/8। और यहां पे देखिए अल्फा टू द पावर 3/8 और अल्फा टू द पावर 5/8, मतलब अल्टीमेटली अल्फा प्लस ये बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, 64। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, 256, तो 256 टू द पावर 5/8। 256 को 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये 32 हो गया, तो ये 2 आंसर आ गया, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए दो लाइंस के बीच की। एक तो ये लाइन हो गई, और दूसरी लाइन कौन सी है, इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हम इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप दो पॉइंट निकाल लीजिए जो दोनों प्लेन्स पे कॉमन पॉइंट्स हो। सपोज मैंने x को 0 पुट कर दिया, तो देखिए ये आपके पास आ गया y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहां पे x को 0 पुट करने पे ये इक्वेशन आ गई माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और यहां से अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए z की वैल्यू आ गई -2, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं, और y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यहां से पॉइंट आ गया 0 1 -2, ये दोनों प्लेन पे एक कॉमन पॉइंट है। अच्छा, दूसरा कॉमन पॉइंट निकालने के लिए सपोज अपन ने z को 0 रख दिया, तो z को 0 रखेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई -4/3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए x को अगर -4/3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया, -4/3 1/3 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए x -0 y -1 z प्लस 2, ये देखिए, ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन रेशियोज की बात करें
तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखिए 4/3 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 2/3, 1 माइनस 1/3, फिर -2, ठीक है। या फिर आप चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें पहले तो डिनोमिनेटर को, तो देखिए ये 3 खत्म, ये 3 खत्म और ये -6 आ गया। फिर 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो देखिए ये कितना आ गया 2, ये 1 और ये -3, ठीक है। ये आपके पास लाइन आ गई, ये दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और एक ये है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। सपोज हमने इसको लैम्डा लेट किया और इस लाइन पे आप यूं समझ लें कि ये दो लाइन है, ठीक है। पहली वाली लाइन पे अपन ने एक P पॉइंट लिया और दूसरी पे Q। वैसे तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, या फिर आप बेसिक से भी कर सकते हैं। P पॉइंट जो मैंने फर्स्ट लाइन पे लिया उससे अपन कितना लेट कर सकते हैं, आप देखिए 1 और -1 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा। और Q पॉइंट मैंने दूसरी वाली लाइन पे लेट किया, सपोज इसको म्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट कितना आ गया, देखिए 2 म्यू देन 1 प्लस म्यू देन -2 -3 म्यू, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्वेश्चन करने के कई तरीके, एक तो अपना डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जैसे यहां पे PQ पॉइंट निकाल लिए, फिर आप PQ वेक्टर कैलकुलेट कर लें। देखिए PQ वेक्टर कितना आ गया 2 म्यू -1, ठीक है। फिर 2 प्लस म्यू, ये देखिए 2 प्लस म्यू प्लस लैम्डा, और फिर इसमें से इसको माइनस करिए तो -2 -3 म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। और फिर हम PQ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ और इसके साथ, और दोनों 0 आ जाएंगे, तो वहां से आपको लैम्डा म्यू मिल जाएगा। लैम्डा म्यू मिल गया मतलब कि P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, तो फिर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर ये तो अपन का एक बहुत ही बेसिक अप्रोच हो गई। एक ऑल्टरनेट अप्रोच आप ये भी ले सकते हो कि पहली वाली जो लाइन है वो आपकी कहां से पास हो रही है, 1 -1 0, ये देखिए एक पॉइंट है इस पे, और सेकेंड लाइन जो है ये कहां से पास हो रही है, 0 1 और -2। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, ये जो सेगमेंट आएगी है ना, इसका हम प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो भी, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20th नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसकी आपसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, अगर आप फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दें तो देखिए ये -1 आएगा, ये 1 और ये 0, भाई 0 बनता नजर आ रहा है, सबसे बड़ी बेनिफिट है। इसमें से इसको माइनस कर दें अगर, तो देखिए 1, ये 0 और ये -1, और यहां पे आपके पास रह गया cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x और 1 प्लस sin 2x, ठीक है। इसी स्टेज में आप एक काम और कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास देखिए कितना बन जाएगा 0, यहां 1 ही रहेगा और यहां भी 1 हो जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इस स्टेज में आप इसे सीधे एक्सपेंड कर दें क्योंकि 2 0 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये कितना आएगा देखिए -1, और यहां पे कितना आया 1 प्लस sin 2x, तो 1 प्लस sin 2x और -1 तो +1, या फिर ये हो गया आप कह सकते हैं 1 तो खत्म हो गया, 2 प्लस sin 2x। तो देखिए अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो बिना माइनस के अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो ये 3 है और 1 है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। अगर माइनस लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगी -3 और -1। तो यही आपको कैलकुलेट करना था कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये डायग्राम मैंने बनाया है एज पर द क्वेश्चन गिवन, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको md स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर को मिनिमम करना है, तो m की लोकेशन बताएं। तो बहुत सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस वाले ट्रायंगल में, तो md स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर, और mc स्क्वायर कितना हो गया 121 प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए इसे सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए आपके पास आ गया 185 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये देखिए। या फिर आप इसको कुल मिला के 285 अलग करें और 2x स्क्वायर माइनस 20x बोल दें, है ना। या फिर आप इसको x स्क्वायर माइनस 10x कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 10x की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 मतलब जैसे ही x इक्वल टू 5 हुआ तो m आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, m मिड पॉइंट, ओके। फिर ये क्वेश्चन 22 नंबर का, इसमें आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, सिंपल सी। ये जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं ठीक तरीके से, और उसके हिसाब से डायग्राम है।
ये आपको एक हिल दे रखी है और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्रीज का है, तो ये टोटल 45 डिग्री एंगल है। फिर अपन यहां से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 80 यूनिट्स ट्रैवल करते हैं और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 75 डिग्रीज है। तो आपको हाइट बतानी है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है भाई, ये 80 तो ये 45 हो जाएगा साइन 30 से, या 40 हो जाएगा, और ये भी 40 यहां से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हाइट अगर अपन x बोल देते हैं सपोज, तो ये जो आपको दिख रही है ये भी x प्लस 40 होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45, तो ये x प्लस 40, तो ये भी x प्लस 40, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये आप निकाल सकते हैं कैसे? भाई ये 80 है, 30 है, तो ये 80 cos 30 हो जाएगा, है ना। 80 cos 30 कॉम्पोनेंट आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस ये कितनी आ गई? देखिए x प्लस 40, ये तो टोटल थी यहां से यहां तक, इसमें माइनस कर दी अपन ने ये डिस्टेंस, मतलब कि 80 cos 30 या फिर 40√3 माइनस कर दी, ये देखिए 80 cos 30। अब आप यहां देखें तो 1075 डिग्रीज, देखिए 1075 डिग्रीज इज इक्वल टू x अपॉन दिस, एंड दिस इज व्हाट? x प्लस 40 इंटू 1 माइनस √3, ठीक है। 1075 को आप 45 प्लस 30 करके ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप x आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। फिर इस 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके पास दो सेट हैं, सेट ए सेट बी, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो सेट ए के हैं, जो कि आपको पता है 2 की पावर m होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी से, जैसा कि आप देख सकते हैं 112 ज्यादा है, ठीक है, 112 ज्यादा है। तो आप बड़ी आसानी से m और n की वैल्यूज निकाल सकते हैं और इसी से रिलेटेड बात पूछी गई है। जैसे कि आप देखें तो 2 की अगर आप पावर्स में बात करें तो 2 की पावर्स की वैल्यूज क्या होती हैं, है ना। 2 4 8 16 32 64, है ना, फिर 128, फिर 256 एंड सो ऑन। तो आगे तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज लेंगे या कोई भी दो वैल्यूज लेंगे तो उनका डिफरेंस 112 से ज्यादा होगा। तो 112 डिफरेंस आपको कहां पे दिख रहा है? आप खुद सोचें, ये देखिए ये पेयर 112, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि m मस्ट बी 7, है ना, 2 टू द पावर 7 128 हो गया, और n की वैल्यू आपकी 4 हो गई, ठीक है। तो एक सेट ए में 7 एलिमेंट्स और सेट बी में 4 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, इसमें आपको कहा है कि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। कैसे भाई? देखिए आप यहां रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं तो अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, बिकॉज ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये देखिए, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी की अगर बात करते हैं तो देखिए ये कितना आएगा? अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं √2 को √3 के साथ पेयर कर लूं तो √6 हो गया। फिर अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस कॉस थीटा है बचा, उसको मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और यहां पर आपके पास √2 अगर बाहर कर लें तो अंडर रूट के अंदर आया 1 माइनस कॉस थीटा या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि √12 मॉड कॉस थीटा बाई 2, ये देखिए, ठीक है, प्लस 2 मॉड साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपके पास, आप इसको √12 को भी चाहें तो 2√3 लिख सकते हैं, और फिर आप दोनों में से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वैसे तो यहां पे मॉड का कोई सेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा अगर आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखें तो वो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है, तो थीटा बाई 2 तो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो गया, तो साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव रहेगा, और इसी तरीके से यहां पे भी मॉड का सेंस खत्म हो गया। अब आपको पता है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इज 4 एंड मिनिमम इज -4, ठीक है। तो ये डन होता है अपना। फिर ये देखिए आपका 25th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का।
ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल वर्बली आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो एफ एक्स है ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, या यूं कहें कि एफ डबल डैश है ना, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इस टाइप की कहानी आपको दे रखी है। तो लैम्डा की वैल्यू बताएं। देखिए एफ डबल डैश एक्स मतलब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो, या यूं कहें कि जैसे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं ना एफ एक्स का राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ डैश का राइट हैंड डेरिवेटिव और एफ डैश का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए, ठीक है। एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो अपन कहते हैं कि एफ एक्स का राइट हैंड डेरिवेटिव और एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स का राइट हैंड और एफ डैश एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। तो या आप यूं कहें दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये तो क्लियरली दिख रहा है, अगर आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करें दो बार तो ये तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 10, ठीक है 10। और अगर आप इसका देखें दो बार डिफरेंशिएट करें तो इसका फिर से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं तो इसका आएगा 2 लैम्डा एक्स फर्स्ट टाइम फिर 2 लैम्डा, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है।